व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग क्लास 12 का कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें पहला चैप्टर है मेटेरियल कॉस्टिंग 2। सर, मेटेरियल कॉस्टिंग तो हम लोग का हो चुका था क्लास 11 में, आप फिर से क्यों करा रहे हो बॉस? अभी हमने बोला मेटेरियल कॉस्टिंग 2 और तुम लोग जो क्लास 11 में किए थे वो था मेटेरियल कॉस्टिंग 1, जिसमें हम लोग किए थे ईओक्यू एंड स्टॉक लेवल, जिसमें आरओएल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल, ये सब किए थे। और अभी हम लोग जो करेंगे उसका थर्ड पार्ट, जिसका नाम है मटेरियल इशू, यानी कि हम लोग जो मटेरियल को कंज्यूम करते हैं डे टू डे, वो कैसे कौन सा मेथड से करते हैं और कौन सा कंपनी कैसा मेथड फॉलो कर सकता है, वो चीज़ के ऊपर आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और उसका सम्स भी करेंगे। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। बात यह है कि इस चैप्टर में हम लोग का कंटेंट इजी भी है और कुछ हद तक लंबा चौड़ा भी है। सर, इजी क्या है और लंबा चौड़ा क्या है? इजी ये है कि इसमें ज़्यादा हम लोग को दिमाग का दरकार नहीं होता, जस्ट फॉलो द रूल्स एंड कुछ कैलकुलेशंस होता है, उस कैलकुलेशंस को देख लो अच्छा से, बस हो जाएगा। और लंबा चौड़ा इसलिए है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस में चलता रहता है। हम लोग को पता होगा कि स्टॉक का जो हम लोग इशू बोलते हैं, स्टॉक इशू, वो कुछ हद तक सेल्स माना जाता है, यानी कि यहाँ पर कैसे कौन सा प्रोसेस से हम लोग सेल्स कर सकते हैं एंड कौन सा मेथड से, और वो सेल्स से मेरा प्रॉफिट कितना आ सकता है, वो हम लोग ये मेथड से फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग जो स्टॉक इशू करते हैं वो दो टाइप से इशू कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक का जो हम लोग बुक कीपिंग रखते हैं, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोर कीपर बुक, उसको हम लोग दो मेथड से फॉलो करते हैं। वो ये है पीरियोडिकल मेथड और एक होता है परपेचुअल मेथड। पीरियोडिकल मेथड का मतलब होता है कि पीरियोडिक यानी कि एनुअल, यानी कि बिगनिंग में स्टार्ट हुआ हम लोग का बिजनेस और एंड में जाके जो खत्म हो रहा है अकाउंटिंग पीरियड, उस दिन में जाके हम लोग पूरा साल का एट ए टाइम अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है क्योंकि पूरा साल भर का स्टॉक को मेंटेन एक दिन में करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए और हो सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ भी हो जाए। मगर परपेचुअल मेथड का मतलब होता है कि डेली, परपेचुअल मतलब होता है डेली, यानी कि डेली पर्पस में जैसे जैसे यूज हो रहा है स्टॉक, गोडाउन से फैक्ट्री में जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रहा है, उसको मेंटेन करना होता है। और ये ही मेथड हम लोग ज्यादा से ज्यादा फॉलो करते हैं इस पार्ट में, यानी कि स्टॉक इशू में। बात समझ में आया? तो परपेचुअल का मतलब होता है कि डेली पर्पस में हम लोग जो डेली हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन बाद हो सकता है, जैसे कि ट्रांजेक्शंस होता है, जर्नल होता है, 2 एक दिन छोड़ छोड़ के वैसे भी हो सकता है। तो परपेचुअल का मतलब ये होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। अब आ जाए कि हम लोग का यहाँ पर मेथड कितना है। सर, मेथड तो यहाँ पर बहुत सारा है। क्या बोल रहे हैं सर? हम लोग को तो पता है फीफो लिफो सिंपल वेटेड, एकदम सही पता है, मगर उससे ज़्यादा भी थोड़ा सा है। तो थोड़ा सा हम बोलना चाहते हैं कि और क्या क्या मेथड है। तुम लोग देख सकते हो, फिर भी हम बोल दे रहे हैं। हम लोग का यहाँ पर मेटेरियल इशू में 3 पार्ट में डिविजन है। एक है कॉस्ट मेथड, एक होता है एवरेज मेथड, एक होता है नोशनल कॉस्ट मेथड। जो कॉस्ट प्राइस मेथड है, कि कॉस्ट मेथड है, इसमें 4 मेथड है अलग अलग। एक है स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड, एक होता है फीफो जो तुम लोग का फेवरेट है, लीफो जो तुम लोग जानते हो, और एक होता है बेस स्टॉक मेथड, क्या बेस स्टॉक भी इसको बोला जाता है। ठीक है, एवरेज स्टॉक मेथड में हम लोग का 4 मेथड होता है। एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज, एक होता है पीरियोडिकल मेथड जो हमने अभी बोला, और एक होता है मूविंग एवरेज, क्या मूविंग मेथड। और जो नोशनल कॉस्ट मेथड होता है उसमें भी 4 मेथड है, जिसमें सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, एक होता है मार्केट प्राइस मेथड, एक होता है रिप्लेसमेंट मेथड, एक होता है रियलाइजेबल मेथड, क्या रियलाइजेबल प्राइस मेथड, जिसको हम लोग एनआरवी भी बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको हम लोग बहुत छोटा वाला से, यानी कि क्लास 11 से हम लोग को पता होगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस होता है, उसमें से व्हिच ऑफ दिस दो आर विल बी टेकन एज अ क्लोजिंग स्टॉक, वो मेथड को हम लोग रियलाइजेबल मेथड या नेट रियलाइजेबल मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें तो फीफो मेथड क्या होता है। देखो, सिंपल बात है कि फीफो मेथड का मतलब तो सबको ही पता होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मगर इसमें 3 पोर्शंस होता है, मतलब 3 अलग अलग लॉजिक होता है।
पहला बात ये होता है कि ये जो मेथड है, ये मेथड में ऑब्वियस का बात है कि पहले हम लोग का स्टॉक आता है, यानी कि फर्स्ट स्टॉक टू बी रिसीव्ड एंड सच स्टॉक टू बी फर्स्टली सोल्ड आउट, ठीक। और इसमें जब हम लोग कोई कैलकुलेशंस करते हैं, वो जो कैलकुलेशंस होता है वो कैलकुलेशंस हम लोग का रिसेंट वैल्यू के ऊपर नहीं होता है, वो ओल्डेस्ट वैल्यू के ऊपर होता है, ठीक है ना। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, ये अच्छी बात है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हम लोग का रिसेंट वैल्यू के ऊपर होता है। सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 100 यूनिट्स हमने परचेस की ₹10 करके, ठीक है, और मेरे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक था, बैलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मान लो कि 50 यूनिट्स ₹5 करके, यानी कि 50 यूनिट्स एग्जिस्टिंग था और 100 यूनिट हमने परचेस किए, तो मेरे पास अभी कितना स्टॉक हो गया? 150। और उसका रेट क्या क्या है? पहले हमने खरीदे थे ₹5 से, अभी हमको खरीदना पड़ा सर ₹10 से, ओके। अब मान लो कि हमने 100 यूनिट इशू कर रहे, प्रोडक्शन करेंगे, उसको सेल करेंगे 100 यूनिट। तो अगर हम लोग फीफो मेथड से करते हैं तो फर्स्ट में क्या स्टॉक आया, कितना स्टॉक आया? 50, क्योंकि वो तो मेरा एग्जिस्टिंग था तो वो तो फर्स्ट में आया, तो वो पहले निकलेगा, तो 50 निकल गया ₹5 करके। और जो 100 यूनिट है जो हमने खरीदे थे एज ए परचेज, उसमें से कितने यूनिट मुझको यूज करना होगा? 50, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट कितना है, मुझको नीडेड कितना है प्रोडक्शन करने का? 100, तो हमको 50 पहले से मिल जाएगा, फिर 50 हमको बाद से लेना पड़ रहा है, यानी कि परचेज से, जो नया रिसेंट प्राइस है, यानी कि 50 चल गया, पुराना 50 और नया 100 में से 50 चल गया, तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो क्या ओल्ड वैल्यू का होगा, क्या नया वैल्यू का होगा? सर नया वैल्यू का। सोच के देखो, जो 50 यूनिट्स हमने यूज नहीं किए, वही 50 यूनिट्स ना मेरा क्लोजिंग स्टॉक बन गया, अनसोल्ड स्टॉक, जो भी बोल दो, अनयूज्ड स्टॉक, सही। और उसका रेट क्या होगा? नया रेट, यानी कि ₹10 से, यानी कि लेटेस्ट वैल्यू और रिसेंट प्राइस से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं अंडर द फीफो मेथड। वहां पर हम लोग लिफो मेथड का अगर बात करें तो देख लो, लिफो मेथड में क्या बोल रहा है, जो स्टॉक मेरे पास पहले आता है, जो स्टॉक मेरे पास पहले आता है वो पहले नहीं जाता है, जो लास्ट में आता है वो पहले जाता है, यानी कि लास्ट स्टॉक टू बी रिसीव एंड सच स्टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्ड आउट, ओके। नाउ सेकेंड में क्या बोल रहा है कि ये इसका जो हम लोग कॉस्ट प्राइस मेंटेन करते हैं, ये हम लोग का ओल्डेस्ट वैल्यू होता है, ये ओल्डेस्ट वैल्यू होता है जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करते हैं, सही। तो यानी कि अगर हम लोग लास्टिंग फर्स्ट आउट का एक एग्जांपल ले, वही एग्जांपल जो 50 यूनिट्स हमने परचेस किया, 50 यूनिट्स एग्जिस्टिंग था, 100 यूनिट हमने परचेस किया, 50 यूनिट्स का रेट था ₹5, 100 यूनिट का रेट था ₹10। अभी हमको 100 यूनिट इशू करना है, वही कॉन्सेप्ट सेम। तो 100 यूनिट लास्टिंग फर्स्ट आउट, तो लास्ट में कौन सा यूनिट आया? 100 यूनिट्स। सो 100 यूनिट्स पहले निकल जाएगा, और देखो हमको 100 यूनिट्स ही रिक्वायरमेंट है और लास्ट में मेरे पास 100 यूनिट्स ही परचेस किया गया था, तो वही पहले निकल जाएगा, तो मेरे पास रह गया कितना? वही 50 यूनिट्स। मगर फीफो मेथड में भी 50 यूनिट्स रह गया था और लिफो मेथड में भी 50 यूनिट्स रह जा रहा है, मगर दोनों का जो रेट है वो अलग हो गया। जो फीफो मेथड में हम एग्जांपल दिए थे उसमें जो रेट था वो था ₹10 करके रिसेंट रेट, और जो लिफो मेथड में जो रेट हुआ वो हुआ एग्जिस्टिंग, यानी कि ओल्डेस्ट रेट, यानी कि ₹50 करके ₹5, जो मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या मेरा एग्जिस्टिंग स्टॉक में था। बात समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट अगर बहुत लोग समझता नहीं है तो उन लोग का गलती है, मगर मैक्सिमम स्टूडेंट लोग क्या करता है कि इसको खाली साम्स के अकॉर्डिंग सोच लेते हैं, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो समझ के नहीं चलता। इम्पैक्ट समझना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर तुम लोग आगे में भी तुम लोग को समझ मिलेगा, एंड डेफिनेटली सीए फाउंडेशंस में भी ये चैप्टर फिर से आएगा, तो उस टाइम पे हम लोग को कैलकुलेशंस भी करना पड़ेगा, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे कि टोटल सेल्स, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नाउ,
सो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम लोग का पहले से ही कैलकुलेशंस समझ में आ जाए तो हम लोग को उस टाइम पे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यानी कि कोई अगर सीए फाउंडेशंस भी बाद में पढ़ रहा है तो ये चैप्टर फिर से आएगा, तो उसको अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो फटाफट निकाल देगा कि कैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगा, कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू होगा। ठीक है ना? तो यही बात बोलना था और ये इसका थोड़ा बहुत थ्योरी है। मगर हम फीफो और लिफो क्यों बोले और बाकी क्यों मेथड नहीं बोले? क्योंकि बाकी जो भी मेथड है जैसे कि स्पेसिफिक मेथड, बेस मेथड, सिंपल वेटेज, जो भी मेथड है उसमें से सबसे ज्यादा जो यूजफुल होता है वो होता है दो मेथड। एक होता है फीफो मेथड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंटरी वैल्यूएशंस बाय द आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो प्रिस्क्राइब किया है, यानी कि आईसीआई ने प्रिस्क्राइब किया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में जो वैल्यूएशंस ऑफ स्टॉक है, इन्वेंटरी है, उसमें हम लोग का फीफो मेथड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। जो जो कंपनी उस मेथड को फॉलो कर सकता है, जैसे कि कोई भी फूड कंपनी हो तो उसको लास्ट इन फर्स्ट आउट में बिलोंग करना पड़ेगा, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि वो फूड कंपनी है। सो ऑब्वियसली फूड हम लोग ज़्यादा दिन तक तो नहीं रख सकते, खाना तो खराब हो जाएगा। तो अभी जो बन रहा है वो पहले परोस दो, वो पहले सेल कर दो, जो बाद में बनेगा वो बाद का बात है, जैसे जैसे डिमांड आएगा। उसके लिए भी अलग से एक मेथड है जिसका नाम है जस्ट इन टाइम, जीट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना? तो यही बात है, जैसे कि कोई भी ब्रिक्स कंपनी है, ब्रिक्स बनाता है, ब्रिक्स सेल करता है, ईटा, तो वो जो मेथड फॉलो करेगा वो होगा क्या? लिफो मेथड। क्योंकि सोच के देखो, जब वो अपना 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 फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन कर रहा है, ब्रिक्स का बना रहा है, प्रोडक्शन नहीं एक्चुअली बनाता है, सो ऐसे ऐसे करके रख रहा है, जो नीचे पहले बनाया तो नीचे, फिर उसको ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। अब मान लो कि 10 दिन के बाद कोई ऑर्डर प्लेस किया कि हमको 1000 ईट्स चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, तो वो क्या नीचे से उठा के देगा कि ऊपर में जो है वहां से उठा के देगा? लॉजिकल सोच के देखो, ऊपर से ही देगा। यानी कि वो लिफो मेथड फॉलो कर रहा है, फीफो नहीं, क्योंकि उसके लिए फीफो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नीचे से अगर उठाएगा तो ऊपर वाला जो है वो तो गिर जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ कुछ जगह में हम लोग को लिफो मेथड ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है और मैक्सिमम जगह में हम लोग का फीफो मेथड अप्लाई होता है। और एक मेथड के बारे में जो जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोला है वो है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड वैसे हम थोड़ा सा आज बोलते हैं, आज तो हम लोग वेटेड एवरेज नहीं करेंगे, मगर वेटेड एवरेज क्यों ज्यादा दरकार है? क्योंकि इसमें हम लोग को करेंट मार्केट प्राइस एंड एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस दोनों को लेके कैलकुलेशंस करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एवरेज, यानी कि ओल्डेस्ट वैल्यू एंड न्यूएस्ट वैल्यू, यानी कि अभी का वैल्यू लेके हम लोग को कैलकुलेशंस करना पड़ता है। सिंपल एवरेज में भी वैसे ही कुछ है, ठीक है ना? मगर फिर भी वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। वेटेड एवरेज में अमाउंट लेके डिविजन होता है एंड उसका रेट निकालना पड़ता है। सिंपल एवरेज में रेट को लेके एवरेज करके फिर उसका रेट निकालना पड़ता है, मतलब एग्जैक्टली रेट निकालना पड़ता है, ठीक है ना? तो ये सब बात होगा। मगर बाकी जो भी मेथड है, स्पेसिफिक मेथड, बेस मेथड, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब मेथड तुम लोग का इस बार एटलीस्ट 11-12 के बीकॉम में नहीं है, ठीक है? यानी कि तुम लोग को सेफ जोन में रखा गया, तुम लोग को खाली 4 मेथड ही सिखाया जा रहा है। वैसे और भी बहुत सारा मेथड होता है, जैसे कि नीफो, हीफो, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, और भी बहुत सारा ऐसा होता है, ठीक है? तो जब अगर तुम लोग बाद में सीए करते हो तो पूरा जितना भी मेथड है, टोटल 19 मेथड्स है, 19, तो वो 19 मेथड ही तुम लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जब सीखेंगे तब सीखेंगे। अभी हम लोग आज जो करेंगे वो है फीफो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले इसका बहुत बड़ा चढ़ा के एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट को देख लो पहले, ठीक है ना? शायद तुम लोग देख पा रहे हो। अभी फॉर्मेट जो है वो ऐसा है कि इसका 3 डिविजन है, ठीक है? पहला है रिसीट, दूसरा है इशू एंड थर्ड है बैलेंस। रिसीट का मतलब होता है कितना हमने परचेज किया, कितना हमने खरीदा, बाय किया।
इशू का मतलब होता है कितना हमने प्रोडक्शंस करने गए और कितना हमने उससे सेल्स कर दिया, दैट इज अ इशू। और जितना हमने परचेस किया और जितने हमने यूज कर दिया, जो बचा, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस। तो थर्ड इज अ बैलेंस। बट इसमें और भी बहुत सारा बात है, ये तो मेन पार्ट हो गया तीनों, रिसीट, इशू एंड बैलेंस। इसमें भी फिर सब डिविजन है। पहला जो कॉलम है वो है डेट का, फिर GRN गुड्स रजिस्टर, GRN गुड्स रजिस्टर नोटेड नंबर, इसको नोटेड नंबर भी बोलते हैं और नंबर भी बोलते हैं, गुड्स रजिस्टर नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें फिर इशू का पार्ट में आता है, क्योंकि गुड्स नोटेड क्या गुड्स रजिस्टर, तो गुड्स कितना आया वो रजिस्टर कॉपी में आता है, और वो लाइक अकाउंट्स में जैसे कि फीफो LF होता है, ठीक है ना, वैसे ही फीफो लिफो में हम लोग को ये GRN नंबर, SRN नंबर देना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बात है कि जो इशू जो रिसीट होता है उसमें तीन पोर्शंस है, क्वांटिटी, रेट एंड रुपीस। फिर वैसे ही सेम पोर्शंस इशू में भी है, क्वांटिटी, रेट एंड रुपीस, क्या वैल्यू। और फिर बैलेंस में भी यही बात है, क्वांटिटी, रेट, रुपीस, ठीक है। और कॉलम जो होगा वो अपने हिसाब से तुम लोग तय कर लेना। और इशू में और एक रजिस्टर नंबर होता है जिसका नाम है SRN नंबर, जिसको स्टोर नोटेड नंबर और स्टोर रजिस्टर नोटेड नंबर, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा कोई भी मेथड में, यानी कि फीफो लिफो, सिंपल वेटेड, हिफो निफो, जो भी मेथड है, ये मेथड ये फॉर्मेट हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो साम्स को हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। पहले साम्स को एक बार पढ़ ले। The following is an extract the record of the receipt and issue of the S Limited during the January 2020. Date दे दिया है 1 जनवरी। ओपनिंग बैलेंस, तो दैट इज अ बैलेंस, पहले से मेरे पास एग्जिस्टिंग बैलेंस है। रेट कितना है, यूनिट है 500 टन्स एंड रेट है 200। इशू फिर 8 तारीख को किया है तो 250 टन्स, मगर देखो 250 के साइड में कोई रेट नहीं मेंशन किया। कभी भी फीफो लिफो कोई भी मेथड में इशू के टाइम में रेट मेंशन नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि वही रेट हम लोग को तय करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू फीफो, अकॉर्डिंग टू लिफो, अकॉर्डिंग टू सिंपल, अकॉर्डिंग टू वेटेड। उसके बाद फिर 13 तारीख को देख लो, रिसीट हुआ है 200 टन्स 200 करके, फिर इशू हुआ है 180, फिर रिसीट हुआ है 140 180 करके रेट है, इशू हुआ है फिर 300, रिसीट हुआ है फिर 320 और इशू हुआ है, फिर रिटर्न भी हुआ है। रिटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो जब आएगा तब हम बात करेंगे। नीचे में देखो क्या बोला है, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर, इसको स्टोर लेजर अकाउंट बोला जाता है, वैसे फॉर्मेट में भी ऊपर में लिखा था स्टोर लेजर। और अंडर द फीफो मेथड, stock verify the factory had the found the shortage on the 10 tons in 22 January 2020, यानी कि 22 तारीख को वो कुछ मतलब कंप्यूट करके देखा कि 10 टन्स उसका शॉर्टेज है। तो 10 टन्स अगर शॉर्टेज है तो ये मेरा स्टॉक को कम कर रहा है, शॉर्टेज है ना, वेस्टेज हो गया। तो ये कौन सा हेड में जाएगा, इशू का हेड में। क्यों? क्योंकि रिसीव का मतलब होता है जो मेरे पास आ रहा है, जितना स्टॉक मेरा बढ़ रहा है वो मेरा रिसीट में जाएगा, जितना भी स्टॉक मेरा रिड्यूस हो रहा है वो मेरा इशू में जाएगा, और दोनों का करने के बाद जो बचा वो मेरा बैलेंस में जाएगा। दैट इज द लॉजिक। तो ये जो शॉर्टेज होता है कहीं पे भी, वो शॉर्टेज हम लोग का इशू में जाता है। और बेसिकली सब लोग यही सोचता है कि सर तब रिटर्न जो आ रहा है वो मेरा रिसीट में होगा। हाँ, ये बात भी सही है, मगर रिटर्न दो टाइप का हो सकता है, एक होता है परचेज रिटर्न, एक होता है सेल्स रिटर्न। अगर ये रिटर्न फॉर्म स्टोर बोल दिया तो ये रिसीट में आएगा, और क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है, हमने जितना इशू किए थे वहां से वापस आ गया, कुछ उन लोग का पूरा कैलकुलेशंस कंप्यूटेशंस नहीं हुआ, प्रोडक्शंस नहीं किया, तो कुछ माल आ गया। और टाइप का एक होता है रिटर्न टू वेंडर, यानी कि हम जिससे खरीदे थे, परचेस किए थे, उसको हम रिटर्न कर रहे। तो आप सोच के देखो, रिटर्न टू वेंडर, उससे क्या मेरा स्टॉक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो फिर से इशू में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कभी भी मत सोचना कि रिटर्न का मतलब ही होगा 100% रिसीट। ये 50% रिसीट हो सकता है, 50% चांस इशू हो सकता है, वो चांस सिचुएशन के ऊपर हम लोग तय करेंगे, ठीक है ना। तो ये 22 तारीख का एंट्री था। तो हम लोग जब
20 जनवरी 2020 का हम लोग अकाउंट बना लेंगे, मतलब एंट्री कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग को 22 का एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि 20 के बाद ऊपर में देख लो 20 के बाद 24 तारीख को है, मगर नीचे में 22 तारीख की इन्फॉर्मेशन दिया है। ऐसा ही होता है, कोई कोई एंट्री छूट जाता है, बाद में पता चलता है अरे भाई 22 तारीख में तो था, फिर से काटना पड़ता है। तो काटाकुटी मत करना, पहले शाम को पढ़ लेना, फिर शाम को करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे वो ये यहाँ से कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है कितना, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस मेरा बैलेंस में जाएगा, तो कैसे लिखेंगे देखो 2020 जनवरी एक डैश 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 डैश, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, क्वांटिटी में डायरेक्ट 500 यूनिट्स, रेट में 200 एंड वैल्यू विल बी 10,000। और यहाँ पर साइड में लिख लेना ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 8 तारीख को इशू हो रहा है। कौन सा मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं? FIFO। देखो जब हम लोग रिसीव करते जाएंगे तब हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, रिसीव जितना भी हो, 100 रिसीव हुआ है एक साथ नो प्रॉब्लम, 100 रिटर्न हुआ है फ्रॉम द स्टोर तो भी नो प्रॉब्लम, मगर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तब से जब हम लोग का इशू होना स्टार्ट होता है, कि शॉर्टेज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि वहां से ही हम लोग का मेथड फॉलो करना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आया? यानी कि जब जब इशू होगा तब तक हम लोग को ये मेथड को फॉलो करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड हम लोग को बोला है, कि कौन सा मेथड हम लोग फॉलो करें अकॉर्डिंग टू मेथड। तो यहाँ पर FIFO मेथड था, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टोर लेजर अकाउंट एंड FIFO। सो मेरे पास पहले कितना स्टॉक था? 500। अब क्या ये 500 के बाद और कोई स्टॉक इंक्रीज हुआ? सर नहीं, क्योंकि अभी तक तो स्टॉक आया नहीं है। तो अभी जो मुझको इशू करना है 250 यूनिट्स, वो कौन सा जगह से लेना है? 500 से, क्योंकि मेरे पास तो और कोई चारा नहीं है, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ से थोड़ा ले वहां से थोड़ा ले, सही। तो यहाँ पर हम लोग को 8 जनवरी इशू में होगा, कितना जाएगा? 250। अब देखो 500 में से क्या 250 हम ले सकते हैं? हाँ सर पूरा ले सकते हैं। तो हम 500 से ले रहे, तो 500 का रेट हमको लेना पड़ेगा, यानी कि 200, तो कितना हो रहा है सर? 5000 मल्टीप्लाई कर दिए। अब सोचोगे 500 में से 250 चल गया, इशू हो गया, तो कितना बचा? 500 से 250 चल गया, तो 250 और बचा, दैट इज 200 करके रेट में तो कोई चेंजेस नहीं है, और वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। बात समझ में आया? ये चीज को देखना है, और ये चीज को एक बार दिमाग में सेट कर लो तो बस इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? ज्यादा लॉन्ग चैप्टर है भी नहीं और बहुत इजी पार्ट है। 13 में देखो क्या बोल रहा है, 13 में बोल रहा है रिसीव्ड 200 टन्स, तो 200 रिसीव में जाएगा, 200 यूनिट्स और 200 करके ही है, तो कितना हो गया मेरा? 4 यानी कि 40,000। अच्छा वहां पर मुझे सही किया था, एक मिनट, 500 इंटू 200, हाँ 1 लाख होता है, वही हम सोच रहे हैं, जीरो वाला हो 1 लाख होगा, हाँ ये 50,000 तक होगा, हमने कैलकुलेटर नहीं यूज किया था। ओके नाउ ये हो जाएगा 40,000। अब देखो यहाँ पर डैश हो जाएगा क्योंकि इशू तो हो नहीं रहा। अब मेरे पास पहले से कितना स्टॉक था सर? 250, ये मेरे पास था ही, और फिर मेरे पास स्टॉक कितना है सर? 200 का, तो मेरे पास टोटल स्टॉक कितना हो गया? 450 का। रेट क्या होगा? पहले था 200 और अभी भी है 200। अब देखो इस सिचुएशन में हम लोग को अलग लिखने का दरकार नहीं है, बात समझ में आया? अगर अलग अलग रेट होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा 210 और वो पहले है 200,
तो उस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना पड़ता, 200 अलग रेट के हिसाब से है और फिर 210 जो आया वो अलग रेट के हिसाब से है। सो अलग अलग यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग को लिखना पड़ता। मगर इस सिचुएशन में पहले भी 200 रेट का है, अभी भी 200 रेट का ही है, तो हम लोग अलग अलग सिचुएशन में क्यों लिखेंगे, उसको डायरेक्ट लिख लेंगे कि मेरे पास 250 था और फिर 200 यूनिट्स आया, तो मेरे पास हो गया अभी 450 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 200, दैट वुड बी 90,000। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ फिर रिसीव्ड, देन इशू हुआ 180, डेट वाज 16, 180। अब 180 भी यहाँ से ही जाएगा क्योंकि मेरे पास तो और कोई स्टॉक नहीं है, तो 180 200 करके तो 36,000। अब सोचोगे 450 में से 180 चल गया, इशू हो गया, तो 450 स्टॉक मेरे पास था और 180 यूज हो गया, तो मेरे पास बचा कितना 270 एंड एट द रेट ऑफ 200, तो देखो कितना आता है 54,000। गॉट इट, अबाउट 50,000। हाँ, 16 को देखो क्या हुआ, 16 को हो गया 20 का है रिसीव्ड 240 करके, तो 240 और यहाँ पर है 180 करके रेट। अब अलग रेट हो गया, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, कैसे दिखा दे, 180 यानी कि 43,200। अब देखो कैसे लिखना पड़ता है, पहले से मेरे पास था 270 और फिर आया 240, तो दो अलग अलग रेट है तो ऑब्वियसली अलग अलग बैठेगा। ये 270 का रेट कितना था 200 और ये 240 का रेट कितना था 180, तो ये ऐसे ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड करके देखो तो 270 एंड 240 कितना हो जाता है 510। तो सर क्या रेट को भी ऐड करेंगे, नहीं, यूनिट को ऐड करना, रेट को नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा 54,000 जो पहले से ही था, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ऐसे ही आएगा। और यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते 43,200 यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया 54,000 97,200। 20 होने के बाद हम बोले थे कि नीचे में एक एडजस्टमेंट था जिसका नाम था शॉर्टेज। तो शॉर्टेज कहाँ पर जाता है, इशू। तो ये शॉर्टेज कितना टन का था, शॉर्टेज था 10 टन का, तो 22 शॉर्टेज में आ जाओ, शॉर्टेज हुआ इशू में। तो ये जो 10 शॉर्टेज हुआ, ये कौन सा मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर से फीफो। तो फीफो मतलब पहले से गया होगा, तो यानी कि 270 से ये शॉर्टेज हुआ होगा, तो ये 270 का रेट कितना था सर 200, तो यहाँ पर 200 बैठ जाएगा, ठीक है, 200 बैठ जाएगा, तो कितना होता है 2000। और अब देखो 270 से 10 यूनिट्स लॉस्ट हो गया, तो अभी बचा कितना 260 एंड एज यूजुअल 240 में तो कुछ यूज हुआ ही नहीं, तो कितना हो गया 500 टोटल। रेट में कितना सर 200 एंड यहाँ पर कितना 180 जो एज यूजुअल था। इसमें कितना हुआ 260 इंटू 200 यानी कि 52,000 और इसमें तो एज यूजुअल 43,200 ही था, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। 43,200 यानी कि 95,200, ठीक है ना। उसके बाद 22 के बाद है 24 इशू हो रहा है। अब इशू कितना हो रहा है देखो 300, कहाँ गया, हाँ 300 टन। तो 300 टन अगर इशू हमको चाहिए, अब बात को समझना, तो फीफो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो पहला स्टॉक मेरे पास कितना है सर 260। क्या मेरा 260 से मेरा जो रिक्वायरमेंट है 300 का वो फुलफिल होता है, नहीं। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 260 जो ऊपर में पहले है फर्स्ट इन वो फर्स्ट आउट हो जाएगा, मगर फिर भी मेरा रिक्वायरमेंट, मेरा जो दरकार है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो मुझको नेक्स्ट स्टेप से कितना लेना है 40 लेना है, क्योंकि हमको 300 चाहिए ना, 260 तो पहले से मिल जा रहा है, फिर हमको
40 चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा 260 एट द रेट ऑफ 200 क्योंकि ऊपर से जा रहा है, और फिर हमको और चाहिए कितना 40 क्योंकि हमको 300 का रिक्वायरमेंट है, तो नीचे से कितना लिए 180 का रेट से लिए, यहाँ पर ऐसा होगा। अब इसका वैल्यू कितना होगा 52,000, तो इसका था ही, और यहाँ पर 40 इंटू 180 यानी कि 7,200, तो ऐड कर दो तो 59,200 आ जाएगा। अब बोलो बैलेंस कितना बचा सर 260, तो और हम लोग के बीच में नहीं रहा क्योंकि 260 तो पूरा निकल गया। अब 240 में से 40 निकल गया, तो मेरे पास रहा कितना सर 200 यूनिट्स, तो 200 यूनिट्स कितना रेट का 180 का, तो 36,000। समझ में आ रहा है ना, तो बहुत इजी है, मतलब बहुत शान से एक बार देख लो समझ लो बस, उसके बाद तुम लोग कोई भी सम्स करो FIFO प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद 24 के बाद है 25, तो 25 में ऋषि बोला है 320 रेट है इसका 190 करके, यानी कि 320 इंटू 190 तो कितना होता है 60,800। तो यहाँ पर डैश 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 क्योंकि इसमें तो होगा नहीं कुछ। अब पहले से मेरे पास कितना था 200 सर, उसके बाद कितना आया सर 320, कितना हो गया अभी गोडाउन में 520, 200 का रेट कितना था 180 और ये 190। अगर ये भी 180 होता ना तो ये स्टेप हमको दरकार नहीं था, एक ही साथ अटैच करके हम लोग लिख सकते हैं। अगर एक ही रेट बार बार आ रहा है तो बार बार स्टेप बाय स्टेप मत लिखो, जो जो रेट में आया है सेम रेट में अगर 2 बार 3 बार आया है तो पुराना जो रेट है उसके साथ ही अटैच करते रहो, स्टेप मत कराओ। अब इसका वैल्यू कितना होगा 36,000, इसका तो एज इट इज था ही, और यहाँ पर कितना आया था 60,800, तो ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 96,800, ठीक है ना। 25 के बाद 28, तो 28 में देखो क्या हो रहा है इशू 200 इशू हमको चाहिए, तो देखो FIFO मेथड कर रहे हैं और मेरे पास पहले में कितना है 200 ही है और हमको रिक्वायरमेंट कितना है 200, तो क्या हमको नीचे से लेना पड़ेगा नहीं, क्यों क्योंकि मेरा जितना रिक्वायरमेंट है वो FIFO के हिसाब से फुलफिल हो जा रहा है, यानी कि पहले से मुझको मिल जा रहा है, तो डायरेक्ट 200 एंड रेट वाज 180 36,000, तो मेरा कितना बच गया 320 क्योंकि ये तो हाथ नहीं लगाए थे 190 करके, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 60,800 ठीक है ना। अब 28 के बाद 29 लास्ट, it was written 30 tons at the rate of 190। अब सोच के देखो 190 मतलब ये जो हमने इशू किया होगा वही मेरा रिटर्न आया, सही है ना, तो वही मेरा रिटर्न आया, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा 30 tons 29 190 कितना हो रहा है 5,700 डैश डैश डैश। सो पहले से मेरे पास 320 था 190 करके, अभी फिर से मेरे पास आया 30 यूनिट्स 190 करके, तो हमको ऐड करना है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है, तो कितना हो जाएगा 350 यूनिट्स 190 करके, यानी कि दोनों का ऐड कर तो तब भी चलेगा, तो 60,800 66,500, और ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा लेटेस्ट वैल्यू का है। FIFO मेथड में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लेटेस्ट वैल्यू का होता है, कभी भी ओल्डेस्ट वैल्यू का नहीं होता है, और LIFO मेथड में ओल्डेस्ट वैल्यू का होता है, कभी भी लेटेस्ट वैल्यू का नहीं होता है, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू तो निकलता जाता है और ओल्डेस्ट वैल्यू एज इट इज रह जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग LIFO करेंगे और वेटेड एवरेज करेंगे, ठीक है। आज खाली FIFO ही हम दिखाए, तब तक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।